हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में सेल को पढ़ा। सेल अगर कार्य करने के आधार पर देखे जाए तो दो प्रकार के होते हैं। पहला गैल्वेनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और दूसरा सेल विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर मैं सेल की इंफॉर्मेशन देने की बात करूं तो मेरे पास दो प्रकार के सेल हैं। पहला सेल है गैल्वेनिक सेल, सेल जो रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। और मेरे पास दूसरा सेल है जिसे हम विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं। विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या करता है? जस्ट अपोजिट वर्क। ये विद्युत ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। अगर मैं बात करता हूं तो गैल्वेनिक सेल की, क्योंकि दो प्रकार के सेल हमें पढ़ने हैं तो सेलों को तो एक ही एक करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल को। गैल्वेनिक सेल के दो और नाम हैं। एक तो इन्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है, और दूसरा अगर मैं देखता हूं तो इसको वोल्टेज सेल भी कहते हैं। तो आज पढ़ते हैं कि गैल्वेनिक सेल किस प्रकार से बनाया जाता है, वर्किंग मेथड क्या है, इसमें रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या कार्य हैं गैल्वेनिक सेल के। तो अगर मैं देखता हूं तो गैल्वेनिक सेल हर एक वो सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। आज हम एक ऐसा गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे जिसमें से एक प्रकार का इलेक्ट्रोड जिंक होगा और दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड कॉपर होगा। जिंक और कॉपर से को मिलाकर बनाए गए गैल्वेनिक सेल को हम एक और नाम से जानते हैं, डैनियल सेल। तो या तो हम कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल को पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल का ही एक प्रकार डैनियल सेल भी है। तो हम गैल्वेनिक सेल के उस प्रकार डैनियल सेल को पढ़ते हैं। तो चेक करते हैं कि अगर हम गैल्वेनिक सेल को चेक करें कि ये कैसे बनाया जाता है या किस प्रकार से वर्क करता है, तो गैल्वेनिक सेल कई प्रकार का हो सकता है, बशर्ते उसका कार्य एक ही होगा कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो हम गैल्वेनिक सेल में से डैनियल सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डैनियल सेल कैसे कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले इस बात को देखते हैं। डैनियल सेल बनता कैसे, अर्थात संरचना उसकी क्या है। तो मैं पहले बना के दिखा देता हूं कि डैनियल सेल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। डैनियल सेल को बनाने के लिए मुझे कांच के या विद्युत के कुचालक दो पात्र चाहिए। कांच या विद्युत के कुचालक, कांच के स्थान पर आप प्लास्टिक को भी ले सकते हो, और उन दोनों पात्रों में मुझे एक एक मेटेलिक रॉड को डुबा देना होगा। मेटेलिक रॉड कुछ इस प्रकार से डुबाई जाएगी कि पहले वाले पात्र में हम जिंक की रॉड को डुबाएंगे और दूसरे वाले पात्र में हम कॉपर की रॉड को डुबाएंगे। जिंक की रॉड को मैं Zn सॉलिड से लिखूंगा। Zn सॉलिड का मतलब है जिंक ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था का मतलब रॉड या प्लेट के फॉर्म में है, और कॉपर की प्लेट को मैं इंडिकेट करूंगा Cu(S) से। कॉपर ठोस अवस्था में है अर्थात प्लेट के फॉर्म में है। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जिंक धातु की प्लेट है, हम एक प्रकार का केमिकल भरते हुए उसमें जिंक की प्लेट को डुबाएंगे। अब ये केमिकल कौन सा होना चाहिए, तो बड़ी आसान सी चीज है, जो धातु हो उसी धातु के लवण का जलीय विलयन लेना चाहिए। जैसे मैंने जिंक धातु को लिया है तो मैं जिंक के कोई भी साल्ट को ले लूं, जिंक के किसी भी लवण को ले लूं, उसका जलीय विलयन यहां भर देना चाहिए। तो मैंने जिंक के ही एक जलीय विलयन को भरा है। जिंक का जलीय विलयन है ZnSO4। अब मैं क्या देखता हूं, हम लोगों ने इस बात को पहले भी पढ़ रखा है कि जिंक सॉलिड प्लेट को रिप्रेजेंट करता है, ZnSO4 जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं जिंक प्लेट वाला और जिंक सॉल्यूशन वाले में डिफरेंस कैसे पहचानूं। तो बड़ा आसान सा है, प्लेट वाले जिंक को सॉलिड से लिखते हैं और सॉल्यूशन वाले जिंक को Zn++ से लिखते हैं। अगर जिंक आयन लिखा है इसका मतलब सॉल्यूशन में घुला हुआ जिंक, और अगर Zns लिखा है इसका मतलब प्लेट में चिपका हुआ जिंक।
सेम चीज अगर मैं कॉपर के लिए देखता हूं, जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया गया, उसी प्रकार से कॉपर की छड़ को भी एक प्रकार के सॉल्यूशन में डुबाएंगे। जब कॉपर धातु को छड़ को एक प्रकार के सॉल्यूशन पे डुबाएंगे, यह सॉल्यूशन रहने वाला है कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर कॉपर की छड़ को डुबाते हैं तो मुझे एक बार फिर से प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा कॉपर प्लेट वाला समझें और कौन सा कॉपर समझें जो सॉल्यूशन में अवेलेबल है, क्योंकि सॉल्यूशन भी कॉपर के सल्फेट का है, इसलिए सॉल्यूशन भी कुछ अमाउंट में कॉपर रखेगा और प्लेट तो कॉपर की है ही, तो कॉपर प्लेट पर भी होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस कैसे पहचाने? तो प्लेट के कॉपर को कॉपर सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्यूशन में जो कॉपर अवेलेबल होगा उस कॉपर को हम कॉपर प्लस चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे। जब भी कॉपर प्लस चार्ज मिलेगा इसका मतलब सॉल्यूशन पे अवेलेबल हुआ कॉपर आयन, और कॉपर सॉलिड फॉर्म मिलेगा इसका मतलब प्लेट पर उपस्थित है कॉपर आयन। और इन दोनों प्लेटों को एक एक वायर से बांधते हुए हम इसे एक अमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। अमीटर के थ्रू कनेक्ट करने में आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि हमें अमीटर के मार्ग में या इन दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में कनेक्ट करते हुए एक स्विच भी रखना है, ताकि जब मुझे करंट की अमाउंट की जरूरत होगी मैं स्विच को ऑन कर लूंगा, और जब मुझे करंट की जरूरत नहीं है मैं स्विच को क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। तो करंट की जरूरत पड़ने पर या करंट की जब मुझे जरूरत होगी मैं स्विच का प्रयोग करता रहूंगा। इस प्रकार से एक गैल्वेनिक शेल बनकर तैयार होता है। अब गैल्वेनिक शेल जिस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले गैल्वेनिक शेल को बनाने में जो जो यूज हुआ है मैं उसको लिख लेता हूं कि आखिर संरचना इसकी क्या है। तो संरचना लिखना बड़ा आसान है। कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया, जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया गया, और कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया गया, और इसके बाद दोनों इलेक्ट्रोडों को एक दूसरे के साथ कुंजी और अमीटर की सहायता से जोड़ दिया गया। कुछ बुक्स में अगर आप देखेंगे यहां वोल्ट मीटर भी लगा हो सकता है। अगर आपको वोल्टेज निकालना है या विभव निकालना है इस सेल का, तो आप एक काम कर सकते हो कि यहां वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको करंट की अमाउंट, विद्युत धारा की मात्रा निकालनी है, आप इसमें अमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं जो जो कर रहा हूं मैं पहले उसको लिख लेता हूं, संरचना में क्या क्या करना है हमें इस सेल को बनाने के लिए। तो मैं यहां लिखता हूं, इस सेल के निर्माण के लिए, इस सेल के निर्माण के लिए दो कुचालक पात्रों को लेकर, दो कुचालक पात्रों को लेकर उनमें जिंक, जेडेन तथा कॉपर Cu धातु की प्लेटों को लेकर, छड़ भी लिख सकते हैं आप, धातु की प्लेटों पात्रों को लेकर उनमें जिंक कॉपर की धातु की प्लेटों को क्रमशः जिंक सल्फेट, ZnSO4 और कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं। डुबा देते हैं तथा
इन दोनों प्लेटों को तार की सहायता से एक अमीटर, विद्युत धारा नापना है तो अमीटर, अगर वोल्टेज मापना है तो वोल्टमीटर, तो अमीटर या वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर के साथ जोड़ देते हैं। तो एक गैल्वेनिक शेल को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, दो काम किए हैं। सबसे पहले गैल्वेनिक शेल को बनाने के लिए मैंने दो प्लेटें ली हैं। एक जिंक की प्लेट को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दिया, दूसरी कॉपर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबा दिया, और जो दोनों प्लेटें रही, इन दोनों प्लेटों को एक अमीटर या वोल्ट मीटर की सहायता से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से बनकर तैयार होता है एक डैनियल सेल। गर्मी कितनी भयंकर है। यह भाई नहीं हुआ बिल्कुल। तो इस प्रकार से बनकर तैयार होता है हमारा डैनियल सेल। अब बात करते हैं कि डैनियल सेल जो है वो कार्य किस प्रकार से करता है। डैनियल सेल को कंस्ट्रक्ट करना हम सीख गए कि जिंक धातु की क्षण को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में और कॉपर धातु की क्षण को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबा देना चाहिए। अब बात आती है कि जिंक धातु की क्षण और जिंक सल्फेट के मध्य किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, और कॉपर धातु की क्षण और कॉपर सल्फेट के मध्य किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम इस बात को रिएक्शंस के थ्रू चेक कर लेते हैं, फिर इसे लिखते हैं कि दोनों के मध्य जिंक जिंक सल्फेट और कॉपर कॉपर सल्फेट के मध्य किस प्रकार से रिएक्शन होती है। जब मैंने दोनों को एक अमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, मैं क्या देखता हूं कि जो जिंक धातु में जिंक के छोटे छोटे कण थे, वो जिंक धातु में छोटे छोटे कण हैं, वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आकर जिंक धातु की प्लेट को छोड़कर वो विलयन में जाना प्रारंभ कर देते हैं। अभी सोचने वाली बात है, जिंक धातु की छड़ पर जो जिंक के पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जिंक के पार्टिकल जिंक धातु की छोड़कर विलयन में आना प्रारंभ कर देते हैं। अगर जिंक धातु के कण विलयन में आना प्रारंभ कर देंगे तो ध्यान रखने वाली बात है, विलयन में ऊपर से जिंक को ऐसे लिखते हैं Zn++ से, अर्थात यहां तो ये जिंक सॉलिड के फॉर्म में था प्लेट में, लेकिन जैसे ही प्लेट से छूटकर विलयन पर गया, अब ये हो गया है Zn++ की फॉर्म में। मैं क्या सोचता हूं, Zn++ की फॉर्म में वर्क कैसे करता है, तो जिंक Zn++ की फॉर्म में तभी बदला होगा जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब भी किसी आयन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उस तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है। अगर जिंक प्लेट पर था, Zn फॉर्म में था, प्लेट से विलयन पर गया, डबल+ की फॉर्म में हो गया, ये डबल+ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, और त्याग करने के बाद जब धनायन बना है तो वो धनायन भेज दिया है विलयन पर। मैं इससे 2 बातें समझता हूं कि विलयन पर धन आवेश आना स्टार्ट हो गया है, अर्थात इस दौरान जो ये विलयन होगा ये धीरे धीरे कैसा आवेशित हो जाएगा, धनावेशित, क्योंकि मैंने जिंक के एक कण की बात बताई है कि जिंक का केवल एक पार्टिकल जो है वो प्लेट को छोड़कर विलयन पर आया है। जिंक का केवल एक पार्टिकल ये रिएक्शन नहीं करने वाला है, जिंक में ऊपर से ना जाने कितने पार्टिकल ये रिएक्शन करेंगे कि वो प्लेट को छोड़कर कहां पर आ जाएंगे, सॉल्यूशन पर। अच्छा, मैं सभी पार्टिकल्स को, या यहां पर जिंक के 10,000 पार्टिकल अगर होंगे तो मैं 10,000 पार्टिकल की रिएक्शन करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि जिंक के पार्टिकल किस टाइप की रिएक्शन करते होंगे। तो मेन चीज है कि जिंक का पार्टिकल प्लेट को छोड़ता है और प्लेट को छोड़कर विलयन में चला गया। अब विलयन पर गया हुआ जिंक धनावेशित है, इसका मतलब विलयन थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा, धनावेशित। एक जिंक ने 2 धनावेश दिया, दूसरे जिंक ने भी 2 धनावेश दिया, तीसरे जिंक ने भी 2 धनावेश दिया। इस प्रकार से लगातार जिंक धनावेश देता गया और पूरे सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनावेश फैल गया। लेकिन यह धनावेश देने पर
जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी किया था। अगर हम बात करें वो इलेक्ट्रॉन कहां गए, तो जिंक इलेक्ट्रॉनों को छोड़ गया था प्लेट पर और अपना आयन के फॉर्म में निकल गया था विलयन पर। इसका मतलब अगर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पर छोड़ रखा है तो प्लेट पर कैसा आवेश आ गया, ऋण आवेश आ गया। अब सोचिए एक जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा, डबल ऋण आवेश। अगर एक और जिंक होता, वो भी तो जब सॉल्यूशन पे जाता तो सॉल्यूशन पर फैलाता पॉजिटिव चार्ज और प्लेट पर छोड़ता निगेटिव चार्ज, अर्थात प्लेट पर और ऋण चार्ज आ जाता। मैं क्या सोचता हूं अब अपने मन से कि जितना ज्यादा से ज्यादा जिंक प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन पर जाएगा, जिंक की प्लेट पर उतना ही ज्यादा ऋणावेश आता रहेगा। अगर कम मात्रा में जिंक प्लेट से निकलकर सॉल्यूशन पे जाता है तो प्लेट पर ऋणावेश भी कम आएगा और सॉल्यूशन पर धनावेश भी कम आएगा। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा जिंक प्लेट को छोड़कर सॉल्यूशन में जा रहा है, इसका मतलब है प्लेट पर ऋणावेश भी ज्यादा आ रहा है, और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जिंक सॉल्यूशन पे जा रहा है, सॉल्यूशन पर धनावेश भी ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इसकी रिएक्शन को लिखना चाहूं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से कर रहा है, देखिए मैं आसानी से लिख सकता हूं। कैसे रिएक्शन लिखी जा सकती है? पहले जिंक कहां था? प्लेट पर। बेटा आप सभी लोग जानते हो जिंक अगर प्लेट पर होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ZnS से। फिर इसने क्या किया? इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालकर प्लेट पर रख दिए, अर्थात इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और अपना स्वयं कहां चला गया? Zn प्लस अर्थात विलयन पर चला गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस बात को कि Zn सॉलिड फॉर्म में था प्लेट पर, लेकिन जैसे ही ये आयन के रूप में गया, इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालकर कहां छोड़ के चला गया? प्लेट में। क्योंकि जिंक आयन जब बना उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को अलग कर दिया, कम कर दिया, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की कमी को मैं कैसे लिखता हूं? -2 इलेक्ट्रॉन। हां ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप -2 इलेक्ट्रॉन्स को उधर लिखना चाहें तो आप इसको +2 इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। दोनों चीजें सेम है, कोई भी अंतर नहीं इसमें से। इधर -2 इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट होता है? अगर इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं पढ़ सकता हूं, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और जब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए काय में चेंज हो गया? Zn डबल प्लस में। अगर मैं इसी चीज को इलेक्ट्रॉन्स को उधर जोड़ देता, बड़ी आसानी से पहचान सकते थे। जिंक ने बाद में क्या किया? Zn प्लस बनाया, और जब Zn प्लस बनाया उसने अपने से अलग कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी पहचाने जा सकते हैं। तो दोनों माध्यम सही है, आप जो माध्यम में लिखना चाहो मैं यहीं पे लिखे देता हूं -2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है तो ये रिएक्शन होती है जिंक पर। अभी सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर जिंक ने अगर मेनली वर्क क्या किया? जिंक ने मेनली वर्क किया इलेक्ट्रॉनों का त्याग। अगर जिंक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम नाम देते हैं ऑक्सीकरण। क्योंकि आप सभी जानते हो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जिंक का सिंगल मेथड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या करते हुए? इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हुए। इलेक्ट्रॉन कहां रह जाता है? प्लेट पर, और जिंक कहां चला जाता है? आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन पर। हां सोचने वाली बात इस जगह है, अगर जिंक लगातार विलयन में जाता रहा तो आप इस बात को भी ध्यान दें, प्लेट में धीरे धीरे जिंक की क्या आ जाएगी? कमी, अर्थात जो जिंक की प्लेट होगी वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? पतली होने लगेगी। पहले तो मोटी होगी, लेकिन जैसे जैसे जिंक के आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन पर जाते रहेंगे, जिंक की प्लेट पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी, खराब होने लगेगी, कम होने लगेगी, इसका वजन घटने लगेगा। अर्थात जिंक क्यों घटने लगेगा? क्योंकि जिंक धीरे धीरे कहां पर पहुंच रहा है? विलयन में। ध्यान रखने वाली बात है कौन सा आवेश कहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब मैं कॉपर की बात कर लेता हूं। मैंने जैसे ही कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे डुबाई, मैंने इस पर बार देखा कि कॉपर धातु के छड़ पर रिएक्शन का जो मेथड है वो जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? इसमें जिंक प्लेट से छूटकर सॉल्यूशन पे जाता था, और उस पे मैंने देखा कि जो कॉपर सॉल्यूशन पर था वो धीरे धीरे जाकर प्लेट पर इकट्ठा होता था। तो मैं चेक करता हूं अगर सॉल्यूशन से कोई भी मेटेलिक आयन प्लेट पर जाता है कैसी रिएक्शन होती है। तो बेटा सॉल्यूशन वाले कॉपर को मुझे लिखना चाहिए और मुझे प्लेट वाले कॉपर को लिखना चाहिए। तो जब प्लेट वाले कॉपर की बात आएगी मैं केवल Cu लिखूंगा, लेकिन जब सॉल्यूशन वाले कॉपर की बात आएगी तो या तो मैं CuSO4 लिखूं, और यह सॉल्यूशन वाले कॉपर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं Cu डबल प्लस लिख देता हूं। तो मैंने Cu डबल प्लस लिखा। Cu डबल प्लस में अपोजिट रिएक्शन क्या है? इसमें जिंक
प्लेट से सॉल्यूशन में जा रहा था, उसमें जिंक कॉपर सॉल्यूशन से प्लेट में जाएगा। तो मैंने देखा क्या, कॉपर पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन से निकलकर प्लेट पर पहुंचा। अभी देखते हैं इसको, कॉपर डबल प्लस का मतलब है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो कॉपर जब प्लेट पर पहुंचेगा, कॉपर प्लेट पर पहुंचने पर अपने इन 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करेगा। कैसे कमी को पूरा करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। अगर कॉपर अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके पूरा करेगा, तो बात आती है कि इस कॉपर आयन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा। तो बड़ा आसान सा है, कॉपर जैसे ही प्लेट पर पहुंचा, कॉपर के आयन ने अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्लेट से जाहिर किया कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, उसको पूरा किया जाए। प्लेट ने अपने पास के इलेक्ट्रॉनों को निकालकर इस कॉपर को दिया कि चलो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। प्लेट ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर के दिए। ध्यान रखने वाली बात है, प्लेट ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के कॉपर को दिए। अगर प्लेट इलेक्ट्रॉन निकालकर कॉपर को दे देगा तो प्लेट में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। अगर प्लेट में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को रिप्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव चार्ज से। जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज से उसको लिखते हैं। अब प्लेट ने क्या किया था, कॉपर के इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा किया अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को कॉपर को दे करके। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिए, प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। और प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को मैंने कैसे लिखा है, पॉजिटिव चार्ज से। अभी सोचिए ये एक कॉपर का काम है। अगर 2 कॉपर आ जाए, एक कॉपर के कारण डबल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, 2 कॉपर के आयन के कारण 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इसी प्रकार से अगर हजारों कॉपर के आयन ये वर्क करने लगे, क्या वर्क करने लगे कि विलयन से कहां जाने लगे, प्लेट पर जाने लगे, तो फिर 1000 कॉपर के आयन जब प्लेट पर जाएंगे तो प्लेट पर 2000 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाने के कारण इस प्लेट पर पूरी तरह से कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब रिएक्शन हुई तो यह वाला कॉपर कहां गया। तो इसका जवाब है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन प्लेट से तभी मिले थे जब कॉपर प्लेट पर क्या हो गया था, चिपक गया था। अर्थात कॉपर प्लेट की सरफेस पर चिपक गया। अगर कॉपर का दूसरा आयन भी यही कार्य करता, चिपक जाता, तीसरा आयन कार्य करता, चिपक जाता, चौथा आयन कार्य करता। इस प्रकार से अगर कॉपर के बहुत सारे आयन वर्क करते तो वर्किंग मेथड में होता क्या, कॉपर के आयन प्लेट की सरफेस पर चिपकते रहते और कॉपर की प्लेट कुछ देर बाद मोटी पड़ जाती। और कॉपर की प्लेट कुछ देर बाद मोटी पड़ जाती, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कॉपर पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखना चाहूं तो देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, मेरे पास सबसे पहले कॉपर कहां था, तो बात आती है सबसे पहले कॉपर था कहां पर, विलयन पर। विलयन पर उपस्थित कॉपर को मैं Cu++ से लिखता हूं। और इसके बाद उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया। किससे लिया, प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया। तो मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा दिए गए हैं, प्लेट के द्वारा। और जैसे ही इस कॉपर आयन को प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये प्लेट पर चिपक गया। अब सोचो प्लेट पर चिपके हुए कॉपर को कैसे लिखते हैं, Cu से। तो मैंने आगे इसको Cu या Cus लिख सकते हो। अगर मैं रिएक्शन को भी देखता हूं, कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात कॉपर आयन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिल गए, या कॉपर आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं हो गई। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये एक प्रकार का गैल्वेनिक शेल है। गैल्वेनिक शेलों की यह खासियत होती है कि जो भी पॉजिटिव टर्मिनल होता है या जो भी पॉजिटिव प्लेट होती है उसे हम कैथोड कहते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसे हम एनोड कहते हैं। उसको ऐसे ही पहचान सकते हैं। अब मैं इस पे अगर बात करूं कि पॉजिटिव प्लेट कौन सी है, निगेटिव प्लेट कौन सी है, तो मैं प्लेट के चार्ज को केवल देखता हूं। अगर मैं प्लेट के चार्ज को देखूं तो इस प्लेट पर कैसा आवेश है, धनावेश। धनावेश को अंग्रेजी में केटायन बोलते हैं।
और क्योंकि धनावेश को अंग्रेजी में केटायन बोलते हैं और ये प्लेट केटायन से मिलकर बनी है, इसलिए हम इस प्लेट को एक और नाम दे सकते हैं, कैथोड। केटायन से बनता है कैथोड। तो ध्यान रखने वाली बात है, एक गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है निगेटिव प्लेट। निगेटिव चार्ज प्लेट को क्या कहा जाए? तो बेटा निगेटिव चार्ज आयन को अगर मैं केमिस्ट्री में देखता हूं कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एनायन। और जो प्लेट एनायन से अर्थात निगेटिव चार्ज से मिलकर बनती है, हम उसका नाम रखे देते हैं एनोड। तो इस प्रकार से मुझे पता भी चलता है कि किस प्लेट को कैथोड क्यों कहा गया और प्लेट को एनोड क्यों कहा गया। देखिए इस सेल में पूरे में ध्यान रखने वाली बात है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है। प्लेट पर कौन सा चार्ज है, सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। प्लेट पर ऋण चार्ज, ऋण आवेश, विलयन पर धन आवेश। दूसरा, प्लेट पर धन आवेश और इस बार विलयन पर कैसा आवेश, ऋणावेश। अच्छा, विलयन पर ऋणावेश इसलिए भी, क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज तो चला गया प्लेट पर। विलयन में दो सब्सटेंस थे, एक कॉपर डबल प्लस और एक सल्फेट आयन। कॉपर आयन तो प्लेट पर चला गया, बचा कौन सा आयन, सल्फेट आयन। तो विलयन में अगर सल्फेट आयन बचा है तो सल्फेट आयन पर चार्ज कैसा है, माइनस, अर्थात पूरा विलयन कैसा हो गया, ऋणावेशित। अब मुझे इन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन को लिख देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखता हूं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को मैं लिखूंगा क्रियाविधि के रूप में कि क्या क्या कार्य होता है सेल को। क्रियाविधि को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले जिंक के विषय में, जिंक धातु की प्लेट, जिंक धातु की प्लेट, ध्यान देने वाले ZnS को ZnSO4 के विलयन में डुबाने पर जिंक के छोटे छोटे कण प्लेट से छूटकर या निकलकर Zn आयन के रूप में विलयन पर पहुंच जाते हैं। विलयन पर पहुंच जाते हैं। विलयन पर पहुंच जाते हैं जिससे प्लेट ऋणावेशित और विलयन धनावेशित हो जाता है। और विलयन धनावेशित हो जाता है। और एक चीज मुझे यहां लिख देनी चाहिए, क्या लिख देनी चाहिए, ऋणावेशित होने के कारण प्लेट का आयका कार्य करती है एनोड पर, क्योंकि इस पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, ऑक्सीकरण। या ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया,
अभिक्रिया संपन्न होती है। होती है, अतः प्लेट को एनोड के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है और इसमें एक बात और लिखी जा सकती है कि जब भी ये रिएक्शन करता रहेगा प्लेट धीरे धीरे कैसी मात्रा में होने लगेगा, कम मात्रा में। ऑक्सीजन का मतलब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। समाप्त क्या होने लगेगा, जो प्लेट पर जिंक है ये धीरे धीरे विलयन पर क्या होने लगेगा, घुलने लगेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि तथा प्लेट पर उपस्थित जिंक विलयन में घुलने लगेगा, जिससे विलयन कैसा आवेशित हो जाएगा, धनावेशित। धनावेशित हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर मैं देखता हूं कि जिंक के प्लेट के संबंध में क्या क्या इंफॉर्मेशन, कि जिंक की प्लेट को जैसे जिंक सॉल्यूशन में डुबाया गया, मैंने देखा कि जिंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो प्लेट से निकलकर कहां जाने लगे, विलयन में जाने लगे, आयन के फॉर्म में। और इस आयन के फॉर्म में जाने के कारण जिंक की प्लेट पर केवल कैसा आवेश बचा, ऋणावेश। और ऋणावेश के कारण मैंने इसको नाम दिया एनोड। अगर मैं इसको एनोड नाम दे देता हूं, एक और चीज, क्योंकि प्लेट से विलयन पर जा रहे पार्टिकल, प्लेट लगातार कम होती जा रही, मैं ये कह दूंगा कि प्लेट पर कैसे विक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण विक्रिया संपन्न हो रही है। और इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि जिंक पर प्लेट पर कैसा आवेश है, सॉल्यूशन पर आवेश कैसा है। अब लगभग इतनी ही इंफॉर्मेशन अगर मैं देखता हूं मुझे कॉपर के लिए पढ़ लेनी चाहिए। अगर मैं लगभग इतनी इंफॉर्मेशन कॉपर के लिए देखता हूं तो मुझे बस जिंक की जगह पर कहीं कहीं क्या कर देना चाहिए, कॉपर कर देना चाहिए। तो मैं इसी में से सही कर देता हूं कि जिंक की जगह पे क्या क्या करना चाहिए, या लिख देते हैं दोबारा से। तो ये सब क्रिया विधि में ही रहेगा। अब मैं कॉपर की प्लेट की बात करता हूं तो देखो मैं क्या लिखता हूं कि यदि और कॉपर की प्लेट, ऐसा कुछ लिखते हैं, और कॉपर के विलयन, और कॉपर के विलयन में उपस्थित कॉपर आयन, कॉपर डबल प्लस चार्ज जो है, धीरे धीरे कॉपर की प्लेट में जमा होने लगता है, जमा होने लगता है। इस दौरान वह प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो प्लेट में उपस्थित जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, प्लेट पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। प्लेट
धनावेशित हो जाती है, प्लेट धनावेशित और विलयन ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन हो गई कॉपर की प्लेट के बेसिस पर। इसमें एक और चीज मुझे लिख लेना चाहिए कि प्लेट की जो कॉपर की प्लेट है उस पर रिएक्शन कौन सी हो रही है, विक्रिया कौन सी हो रही है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर रहा है, विक्रिया कौन सी है, अपचयन। तो मैं इसको लिख देता हूं तथा इस प्लेट पर अपचयन होने के कारण हम इसे कैथोड के नाम से जानते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं तो चेक करते हैं इसके बाद की रिएक्शन क्या है, इसके बाद का कार्य क्या है। अब बेटा इसके बाद का अगर मैं कार्य चेक करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं जिंक की प्लेट को थोड़ा सा अच्छा किए देता हूं ताकि समझ में आता रहे बराबर। आपने इस बात को पढ़ा कि जिंक की प्लेट पूरी तरह से ऋणावेशित हो गई है, और आपने कॉपर की प्लेट के विषय में ये इंफॉर्मेशन प्राप्त की कि कॉपर की जो प्लेट है ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करने लगी है। मैंने कुछ देर बाद देखा कि कैसा व्यवहार हो रहा है, तो मैंने देखा क्या, प्लेट पर अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से भर गई, आप खुद सोचिए अगर एक प्लेट पर ऋण चार्ज खूब ज्यादा आ गया, ज्यादा अमाउंट में आ गया, तो आप इस बात को जानते हो जो समान आवेश होता है, ऋण आवेश और ऋणावेश, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो प्लेट का भी जो ऋणायन होगा वो दूसरे ऋणायन को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये प्लेट पर उपस्थित सभी ऋणायन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो जो प्लेट पर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऋणायन बना रहे होंगे, ये ऋणायन गति करने लगेगा और वायर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगेगा, क्योंकि ये ऋणायन इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है या इलेक्ट्रॉन ऋणायन को बना रहा है। ऋणायन में बीच में प्रतिकर्षण बल लगने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण इस प्लेट से हटने लगेंगे, और हटेंगे क्या, उसको मीडियम चाहिए, तो वे तार के माध्यम से धीरे धीरे ऋण आवेशित प्लेट से कहां की ओर जाने लगेंगे, धन आवेशित प्लेट की ओर जाने लगेंगे। तो मैं एक चीज और लिखे देता हूं या बना देता हूं, आप इस विशेष चीज को ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा है वो कहां की ओर है, क्योंकि ऋणावेशित प्लेट में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े होंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित प्लेट से किस प्लेट की ओर जाना चालू कर देंगे, धनावेशित प्लेट की ओर। और तब आपने फिजिक्स में भी एक रूल पढ़ रखा है कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के जस्ट कैसी होती है, विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दिशा एनोड से कैथोड की ओर है तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैथोड से एनोड की ओर होगी। मैं इसको लिखे देता हूं, करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की या ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में रहता है विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा। अभी एक और चीज इसमें से पढ़ते हैं, सोचिए आप, अभी इसमें क्या था, इसमें इतने ऋणावेश हैं या इतने ऋणायन हैं। अभी सोचो अगर ये ऋणायन प्रतिकर्षण के कारण, इनमें से दो ऋणायन प्रतिकर्षण के कारण वायर के सहायता से अगर दूसरी ओर चले जाते हैं तो ये ऋणायन अर्थात ये इलेक्ट्रॉन उधर जाकर इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कर देंगे, पूरा भी कर देंगे। अर्थात ये दो माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज, इन दो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसके बाद फिर से दो निगेटिव चार्ज निकलेंगे, फिर दो पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे। आप क्या देखते हो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर हो रहा है, धीरे धीरे इधर का भी चार्ज कम होता चला जा रहा है और उधर का भी आवेश कम होता चला जा रहा है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया,
इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के स्टार्ट होने पर करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ और इस फ्लो के कारण आवेश की कमी आने लगी दोनों प्लेटों पर। अर्थात जैसे जैसे हमारी बैटरी यूज में आ रही है, हमारी बैटरी से करंट लिया जा रहा, हमारे सेल से करंट लिया जा रहा है, करंट के फ्लो होने पर प्लेट का आवेश कैसा होता जा रहा है, कम। अर्थात एक समय ऐसा आएगा जब सारे का सारा निगेटिव चार्ज उधर चला जाएगा, उधर का टोटल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इधर का निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, आप कह दोगे सेल डिस्चार्ज हो गया है। क्योंकि अब किसी भी प्रकार का आवेश ना तो इस प्लेट पर बचा है ना उस प्लेट पर बचा है, क्योंकि आवेश नहीं बचा, आवेश का फ्लो नहीं होगा, और जब आवेश का फ्लो नहीं होगा तो विद्युत धारा का भी प्रवाह होने वाला नहीं है, और हम इस दशा में कहेंगे कि जो हमारा सेल है उसने कार्य करना बंद कर दिया है। क्योंकि सेल तो कार्य अच्छा तब करेगा जब आवेश का प्रवाह लगातार होता रहेगा, और आवेश के प्रवाह की दर को ही तो कहते हैं विद्युत धारा। जब आवेश का प्रवाह नहीं, विद्युत धारा नहीं, तब बेटा हमारा सेल जो है वो क्षणिक रहेगा। क्षणिक का मतलब कुछ देर चलेगा और इसके बाद जैसे ही प्लेटों का चार्ज खत्म होना स्टार्ट हुआ, प्लेटों का चार्ज खत्म हो गया, सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो इस माध्यम से जो मैंने सेल बनाकर तैयार किया, मैंने एक चीज इसमें से खराबी देखी कि सेल कुछ देर तक ही अपने चार्ज को, आवेश को सुरक्षित रखता है, फिर धीरे धीरे आवेश के फ्लो के दौरान दोनों प्लेटों का आवेश धीरे धीरे खत्म होने लगता है और दोनों प्लेटों के आवेश के खत्म हो जाते ही सेल बेकार हो जाता है। तो अब बात आती है, अगर मैं इस सेल की लाइफ को, जीवन काल को और बढ़ाना चाहूं तो क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम सेल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं? तो बेटा हाँ, इसका एक माध्यम है जिससे आप सेल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सेल की लाइफ को बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के सेल की लाइफ को बढ़ाने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम साल्ट ब्रिज या लवण सेतु भी कहते हैं। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक साल्ट ब्रिज डेवलप कर देता हूं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, तो वो साल्ट ब्रिज आवेश की मात्रा को जल्दी से खत्म नहीं होने देगा। कैसे आवेश की मात्रा को जल्दी से खत्म नहीं होने देगा, मैं चेक करता हूं। मैं पहले इधर बना लेता हूं नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज बना था। अब बात करते हैं सबसे पहले कि साल्ट ब्रिज क्या है, लवण सेतु क्या है। फिर इस बात पर चर्चा होगी कि ये लवण सेतु या साल्ट ब्रिज जो है वो वर्क किस प्रकार से करता है। तो आप करंट के फ्लो की डायरेक्शन समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन समझ गए, ये भी समझ गए इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रॉन प्लेट में क्यों नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि सभी में समान आवेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण के कारण वो तार की सहायता से दूसरी ओर जाने लगता है। अब आती है बात कि साल्ट ब्रिज या लवण सेतु किसे कहते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, लवण सेतु लिखता हूं क्या है या कैसे बनाया जाता है। तो लवण सेतु क्या है, लवण सेतु बड़ा सा आसान है। लवण सेतु कैसे बनाया जा सकता है? अगर मुझे लवण सेतु बनाना होगा, मैं क्या करूंगा, एक यू आकार की ट्यूब लूंगा। यू आकार की मैंने ट्यूब या नली को लेकर, सेतु का कार्य क्या रहता है? सेतु का कार्य रहता है अपने यहां नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए। वहां जो ब्रिज होता है वो नदी के दो किनारों को जोड़ता है, और जो हमारा ब्रिज है ये दो इलेक्ट्रोडों को आपस में कनेक्ट करके रखता है या दो हाफ सेल को आपस में जोड़ता है। अब इसका नाम लवण सेतु क्यों? क्योंकि ये दोनों हाफ सेल के बीच में सेल ब्रिज का कार्य कर रहा है, सेतु का कार्य कर रहा है, और साथ में मुझे इसके अंदर एक प्रकार का साल्ट भरना है, इनर्ट साल्ट। इनर्ट साल्ट का मतलब है अक्रिय लवण। अब बेटा अक्रिय लवण क्या है? अक्रिय, ये क्या होता है अक्रिय लवण? अक्रिय लवण ऐसा लवण होता है, अगर मैं इस पर कोई ऐसा साल्ट भरूं, वो साल्ट अगर ना तो कॉपर के सल्फेट सॉल्यूशन से अभिक्रिया करे, बिल्कुल अभिक्रिया ना करे, और ना तो वो लवण जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से अभिक्रिया करे, ऐसे लवण को हम कहते हैं अक्रिय लवण। अर्थात ना तो वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कर पाए और ना वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शन कर पाए, ऐसे साल्ट को हम कहते हैं अक्रिय लवण। अब अक्रिय लवण में किसको किसको भरा जा सकता है? KCl को, अगर देखा जाए KCl को, NaCl को भर सकते हैं, KNO3 को भर सकते हैं, NaNO3 को भर सकते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्यूशन, जिलेटिन सॉल्यूशन भर सकते हैं, अगर विलयन भर सकते हैं। तो कई ऐसे सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल हैं जिसको मैं पेस्ट के फॉर्म में इस ब्रिज में भर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं कि साल्ट ब्रिज को डेवलप कैसे बनाया गया।
दोनों हाफ सेलों को एक दूसरे से एक यू आकार की ट्यूब से जोड़ा गया और उस पे एक अक्री इलेक्ट्रोलाइट को भरा गया। अक्री का मतलब जो इन दोनों पात्रों में भरे विलयन से विक्रिया नहीं करता था, और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये आयन में टूटने की गुण रखता हो। तो मैं इस बात को यहां लिखता हूं। साल्ट ब्रिज क्या है? यह एक यू आकार की नली होती है जिसे उल्टा करके इस प्रकार रखा जाता है कि नली का एक सिरा पहले अर्धसेल में, पहले अर्धसेल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में सेल में, और दूसरा सिरा दूसरे अर्धसेल में। दूसरे अर्धसेल में डूबा रहता है। तो मैंने एक ऐसा साल्ट ब्रिज डेवलप किया जो दो सिरों वाला यू आकार की ट्यूब होती थी और दोनों सिरे उसके एक एक अर्धसेल में डूबे रहते थे। साथ में मैं ये भी लिखे देता हूं कि मैं उसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भरे देता हूं तथा इसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय विद्युत अपघट्य अक्रिय विद्युत अपघट्य को, अब अक्रिय विद्युत अपघट्य कौन कौन से हो सकते हैं तो मैं उसको लिखे देता हूं। कौन कौन सा हो सकता है? KCl, NaCl, KNO3, NaNO3, Ki, बहुत सारे हैं। मैं बस इतना ही लिख देता हूं को पेस्ट के रूप में भर देते हैं। तो इस प्रकार से हम साल्ट ब्रिज को डेवलप करते हैं या बनाकर तैयार करते हैं। अब साल्ट ब्रिज वर्क क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम लोग चेक करते हैं कि साल्ट ब्रिज आखिर क्या काम करता चला जा रहा है लगातार। तो इस साल्ट ब्रिज को चेक करते हैं कैसा वर्क करता है। देखिए, आपने इस बात को ध्यान दिया कि जैसे ही सेल वर्क में आता है, कार्य में लाया जाता है, ऋणावेशित प्लेट का ऋणावेश धीरे धीरे खत्म होने लगता है और यह ऋणावेश दूसरी ओर पहुंचकर धनावेश को भी कम करने लगता है। ऋणावेश और धनावेश दोनों की मात्राएं प्लेटों पर कम होने लगती हैं। तो साल्ट ब्रिज का एक सिंपल सा मेथड है। साल्ट ब्रिज क्या करेगा, जिस ओर ऋणावेश कम होता चला जा रहा है, जैसे मैं एक थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरे पास साल्ट ब्रिज में KCl आयन भरा है, K पॉजिटिव आयन एंड Cl निगेटिव आयन, क्योंकि KCl अगर इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने आयनों में ब्रेक होना चाहिए। अब मैं चेक क्या करता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो थे इस प्लेट में धीरे धीरे कम हो रही, अर्थात सेल की चार्जिंग स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज कब होगा, जब इस पर ऋणावेश की क्या आने लगेगी, कमी, और जब आवेश की कमी होने लगेगी तो सेल धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। मैं क्या देखूंगा उस समय, सेल में से जो भी, जैसे इस सेल के पार्ट पर ऋणावेश की कमी हो रही है
तो इस पार्ट पर क्या करेगा, जाके सेल अपना ऐसा आयन भेजेगा, एक ऐसा आयन भेजेगा जो सेल को उन इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करा दे। जैसे Cl आयन को भेजेगा, अगर बाई चांस इस पे तो मैंने KCl को भर रखा है, तो ये Cl आयन को पेस्ट की सहायता से यहां भेज देगा। अब Cl आयन क्या करेगा, मैं बड़ा सा Cl आयन बना देता हूं। Cl आयन क्या करेगा, Cl आयन जो प्लेट में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, Cl माइनस चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन इस प्लेट को दे देगा। बेटा जैसे ही प्लेट को इलेक्ट्रॉन देगा, प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता, और प्लेट का आवेश धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। यह कार्य एक क्लोराइड आयन तो करने वाला नहीं, क्योंकि KCl का जब पेस्ट भरा जाएगा, इसमें तो अणुओं करोड़ों की संख्या से भी ज्यादा Cl आयन होंगे, और सभी Cl आयन का वर्क होगा कि वो क्या करेंगे, एनोड की ओर जाएंगे, एनोडिक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे जाकर, और सॉल्यूशन में पहुंचकर वो जो अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये माइनस चार्ज वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, प्लेट को दे देगा। इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लेट को मिलेगा, प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने लगेगी। हां, लेकिन ऐसी सिचुएशन पर क्लोरीन का क्या होगा, अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्लोरीन का क्या होने वाला है बेटा, तो क्लोरीन Cl के फॉर्म में आ जाएगा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, Cl के फॉर्म में आया हुआ क्लोरीन हम परमाणविक क्लोरीन कहते हैं, और परमाणविक क्लोरीन जो है वो अनस्टेबल कंपाउंड है, स्थायी नहीं है। ये अपने स्थायित्व को कैसे बनाएगा, क्योंकि Cl का अकेला एक परमाणु स्थायी नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। ये क्या करेगा, जो दूसरा ऊपर से Cl आयन इसको इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा भी Cl आयन इसी से आया, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, प्लेट के आवेश को बढ़ा दिया। ये दोनों परमाणविक क्लोरीन एक दूसरे से जुड़कर क्लोरीन गैस का निर्माण करेंगे, तो क्लोरीन का कार्य ये रहेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में उड़ता चला जाएगा। अगर क्लोरीन गैस के फॉर्म में उड़ता चला जाएगा तो विलयन से क्लोरीन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए क्लोराइड आयन ने कैसे वर्क किया, प्लेट को अपना ऋणावेश क्या करना स्टार्ट किया, देना स्टार्ट किया। अभी मैं सेम चीज चेक कर लेता हूं कि कॉपर के सॉल्ट पर या कॉपर वाली प्लेट पर कैसा बिहेवियर होता है। तो बेटा कॉपर विलयन पर आप इस बात को देखोगे कि प्लेट पर कैसा आवेश है, धनावेश। जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होगा धनावेश की क्या आ जाएगी, कमी, और जैसे ही धनावेश की कमी आ जाएगी, ये साल्ट ब्रिज अपने पास से K+ आयन को सॉल्यूशन पर भेजेगा। साल्ट ब्रिज K+ आयन को सॉल्यूशन पर भेजेगा। सॉल्यूशन पर कैसे होगा, K+ आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। मैं थोड़ा सा यहां लिखे देता हूं, बड़ा सा K+ आयन गया। K+ आयन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की इसके पास क्या कमी है। वो इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करेगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो उन इलेक्ट्रॉनों को K+ आयन खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन K+ आयन इसको खींचेगा, यहां इलेक्ट्रॉन की फिर से कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की फिर से कमी को कैसे दिखाएंगे, प्लस चार्ज से। इस प्रकार से साल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल के बीच में डेवलप होकर दोनों ओर के इलेक्ट्रोडों पर आवेश की कमी को पूरा करता रहता है, अर्थात दोनों ओर आवेश को बराबर मात्रा में बनाए रखता है। और इस तरह से सेल जो है वो साल्ट ब्रिज की सहायता से लंबे समय तक कार्य करता है। हां, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सेल और कब डिस्चार्ज हो सकता है या कार्य करना कम कर सकता है, जब अगर जिंक की प्लेट पर अभिक्रिया की गति तीव्र हो, अर्थात जिंक जल्दी से ऋणावेशित हो जाए, और कॉपर पर अभिक्रिया की गति धीमी हो, अर्थात कॉपर धीमे से धनावेशित हो। दूसरे शब्दों में आप बेटा समझ सकते हो, यह जल्दी से इलेक्ट्रॉन बनाए और ये इलेक्ट्रॉन की कमी कैसी करे, धीरे कर पाए। तो करेगा क्या, ये प्लेट ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा और वो प्लेट इलेक्ट्रॉन को कम एब्जॉर्व करेगी, और जब प्लेट इलेक्ट्रॉन को कम एब्जॉर्व करेगी तो पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन का एक ट्रैफिक बनकर रह जाएगा, और पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक बन के रह जाएगा, जिससे सेल कार्य करना कम कर सकता है। तो सेल में एक और अच्छी चीज होनी चाहिए कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे निगेटिव प्लेट, उतनी ही ज्यादा कमी पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की बनी रहे, ताकि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहां से जाए वो तुरंत एब्जॉर्व कर दे उतने इलेक्ट्रॉनों को।
तो प्लेट पर अभिक्रिया तेजी से होती रहती है, अच्छा सिल्वर करता रहता है। अब मेरा काम क्या बचता है, मैं इस बात को लिख लेता हूं कि साल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, कार्य क्या करता है। बड़ा आसान सा है इसको लिखना। क्या करता है, साल्ट ब्रिज में भरा हुआ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेटों पर आए हुए एक आवेश की कमी को समाप्त कर प्लेटों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पुनः बढ़ा देता है। बड़ा आसान सा है। मैं साल्ट ब्रिज के अगर कार्य को देखता हूं, इस कार्य का मतलब है किसका कार्य, साल्ट ब्रिज का, लवण का, सेतु का। तो मैं क्या लिखूंगा, कार्य लवण सेतु में उपस्थित आयन विपरीत आवेशित प्लेटों पर पहुंचकर विपरीत आवेशित का मतलब आयन विपरीत आवेशित विलयन पर पहुंचकर विलयन पर पहुंचकर प्लेटों में आए प्लेटों में आई आवेश की कमी को आवेश की कमी को पूरा कर देता है। इस बात का भी अर्थ जान लेते हैं कि लवण सेतु में उपस्थित है विपरीत आवेशित विलयन पर। विपरीत आवेशित विलयन का मतलब बेटा आप देखो समझो, इस विलयन पर आवेश कैसा था, पॉजिटिव, तो इस पे निगेटिव आयन आएगा, क्लोराइन माइनस आयन। और इस प्लेट पर आपने देखा था तो डबल प्लस था, और डबल प्लस जाकर प्लेट पर चिपक रहा था। अगर डबल प्लस आयन प्लेट पर चिपक रहा था तो आपको पता था सल्फेट आयन विलयन पर बचा था। अगर विलयन पर सल्फेट आयन बचा था, निगेटिव चार्ज आयन बचा था, तो यहां के पॉजिटिव चार्ज को भेजा गया। तो निगेटिव सॉल्यूशन पर पॉजिटिव सॉल्यूशन पर निगेटिव आयन, निगेटिव सॉल्यूशन पर पॉजिटिव आयन को भेजा था। इस प्रकार से प्लेटों की आवेश की कमी को पूरा किया गया था। अब अगर लास्ट स्टेप बचता है, मैं इस प्रकार के सेल पर देखता हूं तो सेल पर होने वाली अभिक्रियाएं, सेल पर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है और किस प्रकार से होती है, इस चीज को चेक करना। तो मैं जल्दी से इस हिस्से को मिटाकर सेल पर होने वाली अभिक्रियाओं के विषय में कुछ इंफॉर्मेशन लिखे देता हूं। सेल पर होने वाली रिएक्शंस में अब मुझे कैसे रिएक्शन लिखने होगी, मुझे अलग अलग रिएक्शन चाहिए। मुझे सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन चाहिए, फिर मुझे कैथोड वाली रिएक्शन चाहिए। तो मैं एक एक रिएक्शन को लिखता हूं। सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन, आप सभी जानते हैं एनोड पर रिएक्शन कैसे। पहले विलयन पर जिंक था, विलयन से जिंक कहां पहुंचा था, प्लेट में। तो विलयन के जिंक को मैंने काहे से लिखा था, पहले जिंक प्लेट पर था, तो जिंक प्लेट पर था तो मैंने प्लेट वाले जिंक को जेडएनएस से लिखा, और प्लेट से जिंक छूटकर कहां गया था, विलयन पर। तो मैं लिख सकता हूं प्लेट से छूटकर जिंक कहां चला गया, विलयन पर। अच्छा, 1 मोल m का मतलब है जो विलयन पर जिंक है उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर। आप सांद्रता को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन जब प्लेट से जिंक विलयन पर पहुंचा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो मैं वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिख देता हूं साइड में। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए, ये इलेक्ट्रॉन कहां रह गए, प्लेट पर, अपना कहां चला गया, सॉल्यूशन पर। अगर मैं इसी प्रकार से कैथोड की बात करता हूं कि कैथोड किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, जस्ट अपोजिट इन नेचर। उसमें क्या था, कॉपर आयन सबसे पहले विलयन पर था, फिर कॉपर आयन कहां पहुंच गया, प्लेट पर, क्योंकि विलयन पर था डबल प्लस चार्ज, प्लेट पर पहुंच गया Cu सॉलिड। कब पहुंचा, जब कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया।
तो अगर बाई थ्योरी में चेक करता हूं तो इस प्रकार से दोनों की रिएक्शंस को लिखा जा सकता है। अब आगे एक और चीज है, मुझे तो ये तो इलेक्ट्रोडों की रिएक्शन हो गई, मुझसे कहता है एनोड की, मैं एनोड की लिख दूंगा, मुझे कहेगा कैथोड की, मैं कैथोड की लिख दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपसे आता है कि पूरे सेल की रिएक्शंस को कैसे लिखोगे। ये ऊपर वाली रिएक्शन तो एनोड की हो गई, ठीक है, नीचे रिएक्शन कैथोड की हो गई, ठीक है, लेकिन एक सेल जो है वो एनोड और कैथोड दोनों को मिलाकर बनता है। और पूरे सेल की रिएक्शन अगर लिखने के लिए कहेगा तो बड़ा आसान सा है, मैं दोनों हाफ सेल की रिएक्शंस को अगर जोड़ दूं, टोटल सेल की रिएक्शन आ गई। तो अगर मुझसे कोई व्यक्ति सेल के लिए रिएक्शन पूछता है, अगर मुझसे कोई व्यक्ति सेल के रिएक्शन पूछने लगता है, तो मैं दोनों इलेक्ट्रोडों की रिएक्शंस को अगर जोड़ देता हूं, हो गया टोटल सेल की रिएक्शन। तो जोड़ने का मेथड बड़ा आसान सा है, Zn सॉलिड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में इसमें तो कुछ नहीं बचा, एरो के बाद का जो ही मैटर है उसको मैं तब लिखूंगा जब एरो के पहले का पूरा मैटर समाप्त हो गया होगा। इसमें ZnS, एरो के पहले कुछ नहीं बचा, सब एरो के बाद है। इसमें एरो के पहले क्या है, Cu डबल प्लस 1m, ये सांद्रता है, आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब एरो के इधर तो कुछ भी नहीं बचा दोनों रिएक्शंस में। एरो के उधर चलते हैं, क्या है, Zn डबल प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर प्लस Cu सॉलिड। अभी मैं चेक करता हूं कि इधर इलेक्ट्रॉन है उधर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आसानी से, ये इधर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल कर देते हैं, अब क्या बचता है, अब बचने वाला है Zn सॉलिड प्लस Cu डबल प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन, एरो Zn डबल प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन प्लस Cu सॉलिड। ध्यान रखने वाली बात है, और कोई व्यक्ति Zn से Zn को कैंसिल करे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट का जिंक है और ये सॉल्यूशन का जिंक है, तो मेरे लिए पूरे सेल की रिएक्शंस को इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ये होती है पूरे सेल की रिएक्शन। अब सेल में उपस्थित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी चेक कर लेते हैं कि सेल में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। अगर सेल में आपको इलेक्ट्रोडों के विषय में एक ही शब्द में पूरा नॉलेज रखना है, और हम इतना नहीं तैयार कर सकते कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कौन त्यागता है, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है मुझे डायरेक्टली चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैसा व्यवहार करता है, मैं एक फॉर्मूले को तैयार करके रखूंगा। यह फॉर्मूला है लोन। इस लोन के फॉर्मूले से मुझे इलेक्ट्रोड के विषय में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है। कैसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है? एल का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में, आप बैठे हैं, सेल को देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है इधर वाले इलेक्ट्रोड की बात हो रही है, लेफ्ट साइड में। ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है। ए का मतलब होता है ये एनोड का कार्य करता है, और एन का मतलब है ये निगेटिव प्लेट है, अर्थात ऋणावेशित प्लेट है। मैं एक बार दोबारा से सेल की टोटल इंफॉर्मेशन को केवल एक शब्द में अगर पहचानना है तो ये मेरे लिए लोन शब्द सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये उस समय का है जब मुझे किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है, मुझे बहुत जल्दी देनी है, मुझे पूरा सेल नहीं बनाना है, उसके विषय में ध्यान नहीं देना, मैं तुरंत 1 सेकेंड में आंसर देना चाहता हूं, उस समय लोन को काम में रखिएगा। लोन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड है ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीकरण अर्थात होगा। ए का मतलब है एनोड कवर करेगा एंड निगेटिव टर्मिनल। अब बात रहेगी राइट हैंड साइड में, बेटा आसानी से पहचान सकते हो। अगर राइट हैंड साइड की बात होगी, ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन, अपचयन होगा, एनोड का उल्टा कैथोड होगा, निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो एक लोन के जरिए से आप काफी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब एक और चीज मैं इसी में से रखता हूं कि अगर मुझे सेल के विषय में इंफॉर्मेशन रिएक्शंस के थ्रू देनी है, अभिक्रिया के थ्रू देना है मुझे इंफॉर्मेशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस समय क्या आती है, अगर अभिक्रिया के माध्यम से देना है। क्योंकि बेटा देखो एक चीज है, तुम्हें अगर हर एक सेल के विषय में अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी या इतना पढ़ाया जाएगा,
तो अपने यहां सेल अभिक्रियाओं के आधार पर 25-30 सेलों की तो अभिक्रियाएं दी गई होगी। एक सेल को अगर हम इतना पढ़ेंगे तो 30 सेलों को पढ़ते पढ़ते 1-1.5 महीना 2 महीना इससे ही निकल जाएगा। तो सेल की जो मेन पहचान होती है वो कैसे होती है? उसकी रिएक्शन से, और रिएक्शन से भी अच्छी पहचान होती है। सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, केवल उस रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही देखकर सेल की काफी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। तो मैं आपको यह दिखाता हूं कि आप सेल को ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला कैसे बना सकते हो, या आप कैसे लिखें कि सेल से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। बड़ा आसान है, देखिएगा ध्यान से। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इंफॉर्मेशन के तौर पर। तो सेल के रिप्रेजेंट करने का मैं इस सेल को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं, ZN सॉलिड स्लैश ZN 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉरी, एंड कॉपर डबल प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन कॉपर सॉलिड। अगर मेरे सामने ये चीज लिखी आ गई, बेटा हम पूरे सेल की जितना भी मैंने अभी तक बनाया टोटल मैं जान जाऊंगा उसी समय। कैसे जानेंगे? ध्यान रखोगे आप। आपने ध्यान रखा, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक जिंक एक कॉपर। जिंक को किस ओर लिख रखना है? लेफ्ट साइड पे। हाँ, जिंक को लेफ्ट साइड पर बनाया गया, बिल्कुल सही है। कॉपर को किधर रखना है? राइट साइड पे, बिल्कुल सही है। जिंक की प्लेट को ZN के सॉल्यूशन पे डुबाया गया, सॉरी इसको डबल प्लस लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में जिंक के पार्टिकल कहां पर गए? विलयन पर। और विलयन पर कैसा आवेश प्रोड्यूस किया? धनावेश। जिंक के पार्टिकल विलयन पे गए, इससे क्या होता है? विलयन के आयन कहां पर गए? प्लेट पर गए। जस्ट चीज लेफ्ट से राइट चलते, जिंक पहले प्लेट पर था, बाद में कहां गया? विलयन में, अर्थात प्लेट से विलयन में। आपने देखा इससे क्या विलयन का कॉपर, प्लेट का कॉपर, विलयन से कहां गया? प्लेट पर। बिल्कुल सही था, इसमें विलयन का कॉपर प्लेट पर जा रहा था, आप आसानी से पहचान सकते हो। और फिर इतना पहचानने के बाद एक और चीज है, क्या? लोन। आप आसानी से बता सकते हो, इससे जिंक प्लेट से अगर विलयन पर गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बड़ी आसानी से इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो एक पूरे सेल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डबल लाइन जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, साल्ट ब्रिज को। क्या दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा है? नहीं। दोनों के बीच में साल्ट ब्रिज डेवलप है, लगा हुआ है, हां। और ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है प्लेट और सॉल्यूशन को। ये प्लेट की इंफॉर्मेशन, ये सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन, ये सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन, वो प्लेट की इंफॉर्मेशन। तो एक बड़े से सेल को हम इस छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के विषय में पढ़ा, और उसमें से डैनियल सेल को पढ़ा। काफी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें से जितने भी पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उनका सबका अलग कार्य है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट मैं देखता हूं तो मुझे वो पार्ट मिलता है साल्ट ब्रिज का। अगर कोई व्यक्ति पूछता भी है साल्ट ब्रिज क्या करता है, उसको आप बहुत सारे बता सकते हो। साल्ट ब्रिज पूरे सेल की न्यूट्रलिटी को बराबर रखता है, बनाए रखता है, किसी भी विलयन पर एक्स्ट्रा चार्ज आने नहीं देता है। दूसरा, साल्ट ब्रिज से प्लेटें दोबारा अच्छी ढंग से आवेशित हो सकती हैं, लगातार आवेशित हो सकती हैं, जिससे सेल की उम्र लगातार बढ़ती है। तो साल्ट ब्रिज के अपने कार्य हैं, प्लेटों के अपने अलग कार्य हैं। हम लोगों ने सेल को पढ़ा, सेल से रिलेटेड रिएक्शंस पढ़ी, सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। सेल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक और चीज ध्यान रखिए, अब हम मुझे जब भी सेल पढ़ना होगा, मैं पूरा इंफॉर्मेशन कभी नहीं पढ़ने वाला हूं। सेल में से केवल इतना इंफॉर्मेशन पढ़ा जाएगा कि सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाएगा, और उसी से मुझे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। अगर छूटता है तो बस एक चीज छूटता है लास्ट में, अगर मैं ध्यान दूं कि जो ये सेल बना होगा, जब करंट का फ्लो हो रहा होगा, अगर मुझे इसका वोल्टेज निकालना पड़े कि सेल का वोल्टेज कितना रहेगा, तो सेल का वोल्टेज निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा, कैथोड के विभव में एनोड के विभव को हमेशा क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। अगर मेरे पास कैथोड का विभव है और एनोड का विभव है, तो सेल का विभव निकालने के लिए
सेल का विभव निकालने के लिए मैं कैथोड के विभव में घटा दूंगा एनोड का विभव, और जैसे ही कैथोड के विभव में एनोड के विभव को घटाएंगे हमें सेल का विभव आ जाएगा। या दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं ई आर माइनस ई एल, राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड का विभव माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड के विभव को घटाकर भी हम सेल का विभव निकाल सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, अगर सेल में से राइट हैंड साइड कॉपर के इलेक्ट्रोड का विभव देखा जाए वो 0.34 वोल्ट होता है, माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड था मैं जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की बात करूं तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव होता है माइनस 0.76 वोल्ट। और इस प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करूं माइनस माइनस प्लस आता है तो पूरे सेल का जो विभव निकलता है वो 1.10 वोल्ट बनता है। फिर से ध्यान रखने वाली बात है, राइट हैंड साइड अर्थात कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 0.34 वोल्ट, जिंक के अगर इलेक्ट्रोड की बात की जाए माइनस का 0.76 वोल्ट, और मैं अगर दोनों का पूरे सेल का विभव निकालता हूं तो मुझे राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाले के इलेक्ट्रोड का विभव माइनस करना होगा। इस प्रकार से पूरे इलेक्ट्रोड का विभव कितना आ गया, इस पूरे सेल का विभव आ गया 1.10 वोल्ट। सेल में मात्र एक चीज और छूट के रह जाती है, मैं उसको एक सेकंड के लिए कंफर्म कर देता हूं कि सेल में जो भी इंफॉर्मेशन छूट के रह गई मैं उसको कंप्लीट करता हूं। कैसे सेल में इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी जाती है उस बात को, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस गैल्वेनिक सेल के साथ इस गैल्वेनिक सेल के वायर के साथ मैं एक और एक्स्ट्रा सेल ऐड कर दूं। कैसा एक्स्ट्रा सेल ऐड कर दूं कि ऋणावेशित प्लेट की ओर मैं उस सेल का धनावेशित प्लेट रख दूं, और जिधर धनावेशित प्लेट है उधर मैं ऋणावेशित प्लेट को रख दूं, किसी ऐसे एक्सटर्नल सेल को अप्लाई कर दूं। ये जो सेल विभव बनाएगा उसके विभव को मैं एक्सटर्नल EXT से लिखे देता हूं। अगर मैं किसी एक्सटर्नल सेल को रख दूं और इसी के साथ कनेक्ट कर दूं तो कुछ विभव तो जो मैंने सेल बनाया है इसका होगा, कितना विभव होगा 1.10 वोल्ट, और कुछ विभव होगा जो एक्सटर्नल सेल को मैंने रखा है। फिर ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल सेल कैसा रखना है, अपोजिट। अपोजिट का मतलब है पॉजिटिव प्लेट को निगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करना है और निगेटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करना है। अब मेरा सेल तो जो बता रहा था ये निगेटिव प्लेट थी वो पॉजिटिव प्लेट थी, लेकिन जब मैंने एक एक्स्ट्रा सेल एक एक्सटर्नल सेल अलग से सेल को मैंने रख दिया और उल्टा जोड़ दिया, बिल्कुल इस प्रकार से कि आपका एक सेल बैटरी में 2 सेल पड़ते हो, आप एक सेल सीधा रख के दूसरा सेल उल्टा लगा दें तो क्या करंट का फ्लो होगा? नहीं होगा करंट का फ्लो, क्योंकि जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है प्लस को माइनस के साथ कनेक्ट करने का, आपने प्लस प्लस को कनेक्ट कर दिया, माइनस माइनस को कनेक्ट कर दिया, उल्टा लगा दिया आपने। तो अब बात आती है अगर मैं किसी एक्स्ट्रा सेल को अपोजिट नेचर पे इससे कनेक्ट कर देता हूं, प्रॉब्लम क्या आती है वहां पर? तो बेटा इसके साथ 3 कंडीशंस हैं, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन आप इसको ध्यान रखिए। अगर हमारे द्वारा बनाए गए सेल, हमारे द्वारा बनाए गए सेल का मतलब क्या है, जो ये सेल बन के तैयार हुआ है, अगर इस सेल का विभव ज्यादा है और जो एक्सटर्नल सेल मैंने लगाया है इस सेल का विभव कम है, एक्सटर्नल सेल का विभव कम, हमारे द्वारा लगाए गए सेल का विभव ज्यादा, क्या होगा? कैथोड अभी भी कॉपर की प्लेट रहेगी, एनोड अभी भी जिंक की प्लेट रहेगी, और करंट का जो फ्लो होगा कॉपर से जिंक की ओर होगा, काय का फ्लो, करंट का फ्लो, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। फिर ध्यान रखिएगा अगर सेल का विभव ज्यादा है और जो एक्सटर्नल सेल लगाया गया उसका विभव कम है तो सेल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेल पावरफुल है और जो एक्सटर्नल सेल लगाया गया है वो कम पावरफुल है, इसलिए हमारा पावरफुल सेल अपना वर्क करता रहेगा। कॉपर ही कैथोड रहेगा, जिंक ही एनोड रहेगा, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की ओर रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर रहेगा। यह पहली सिचुएशन।
सेकेंड सिचुएशन क्या आती है बेटा, अगर हमारे द्वारा बनाए गए गैल्वेनिक सेल का विभव उस एक्सटर्नल सेल के बराबर हो गया तो बेटा क्या होगा, ऐसी सिचुएशन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कोई भी नहीं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कोई भी नहीं, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा या जितना ये निगेटिव चार्ज प्लेट क्रिएट करेगी उसको ये पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देगा, बराबर है दोनों की क्षमताएं। और जितना ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगी एक्सटर्नल सेल का निगेटिव चार्ज उसको खत्म कर देगा, अर्थात सेल किसी भी प्रकार का वर्क नहीं करेगा, सेल नो वर्क, कोई भी प्रकार का वर्क करने वाला नहीं है। और इसमें से बच्चे ऐसे ही पहचान सकते हैं, क्या पहचान सकते हैं, नो करंट, मैं करंट नहीं लिखा, आई लिखे देता हूं, नो करंट एंड नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता अगर एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज और हमारे सेल का वोल्टेज आपस में कैसा हो जाए, बराबर। इसमें से एक तीसरी सिचुएशन भी आती है, मैं उसको लिखे देता हूं थर्ड पार्ट पर। क्या सिचुएशन आती है, व्हेन हमारे द्वारा बनाए गए सेल का विभव कम पड़ जाए और एक्सटर्नल सेल का विभव ज्यादा हो जाए। कहने का मतलब मेरे ये है, जो ऊपर सेल लगाया गया ये ज्यादा पावरफुल हो और मैंने जो सेल बनाया है ये कैसा हो, कम पावरफुल हो। अभी सोचो अगर ये कम पावरफुल हो गया सेल तो ये खुद वर्क नहीं कर पाएगा, बल्कि अब वर्क ये वाला सेल करेगा। कम पावरफुल है वर्क नहीं करेगा, ज्यादा पावरफुल है वर्क करेगा। और जब ज्यादा पावरफुल वर्क करेगा तो बेटा अब करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या रहेगा, अब बेटा कैथोड हो जाएगा जिंक, सॉरी अब इसमें से ऐसे लिख सकते हैं, जो करंट का फ्लो होगा वो जिंक से कॉपर की ओर होगा और जो इलेक्ट्रोड का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, वो कॉपर से जिंक की ओर होगा। तो इस प्रकार से ना जाने कितनी सिचुएशन बदल जाती है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई कर सकते हो। जो सोर्स ज्यादा प्रभावी रहेगा चाहे वो हमारे सेल का हो, वर्क वैसा होगा। अगर एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा प्रभावी तो एक्सटर्नल सोर्स के हिसाब से वर्क करेगा सेल। और जब दोनों की अमाउंट आपस में बराबर हो जाएगी, दोनों का वोल्टेज बराबर होगा, सेल कार्य करने की पोजीशन पर नहीं होगा। मेन चीज आपको ये है कि सेल वर्क कब नहीं करेगा, अगर एक्सटर्नल सोर्स का सेल और हमारे द्वारा बनाए गए सेल का विभव आपस में कैसा हो जाता है, बराबर, सेल वर्क नहीं करेगा। तो सेल के संबंध में इतनी इंफॉर्मेशन आज रखते हैं। सेल को रिप्रेजेंट करना और उसे कैसे तैयार करते हैं या उसके हिसाब से हम लोगों ने रिएक्शन कैसी लिखनी है, इन सारी चीजों को पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।